तो सर अब इस चीज़ पे ध्यान दो, प्रीवियस लेक्चर से लेते हैं हम ये टॉपिक। इस चीज़ पे ध्यान दो आप कि ये एनपी क्या होता है, ठीक है। आई डिवाइडेड बाय एनपी क्या होता है? आई डिवाइडेड बाय एनपी सर और कुछ भी नहीं, यही है इन दोनों का टोटल। ये जो मैंने बोला ना, इशू प्राइस और 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? जब आप 90 रुपये किसी को दे रहे हो बैंक को, और बैंक अपने 3 रुपये काट के, ठीक है, 3% काटेगा, 3 रुपये, ठीक है। ओहो हो सॉरी, मेरी गलती हुई है। यहाँ पे 3 रुपये नहीं कटेंगे सर, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा, 2.70 कटेगा, ठीक है। तो 2.70 अगर काटेंगे तो 87.30 आंसर आएगा यहाँ पे। था मेरी गलती थी वहाँ पे, ठीक है। 3% 90 पे कितना होगा सर? 2.70, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। जब आप 90 रुपये उसको दे रहे हो और वो अपने 2 रुपये 70 पैसे काट के, 2 रुपये 70 पैसा काट के वो जब मेरे को वापस दे रहा है 87.30, तो ये जो 87.30 है ये मेरे पास नेट आई हुई अमाउंट है। ग्रॉस अमाउंट इज 90, उसमें से 2.70 कटा तो उसको जो 87.30 है इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स, ठीक है। सो आप उस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज़ है जो मैंने अभी तक इसमें फॉर्मूले में कवर नहीं की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी, वो है टैक्स सेविंग। आपको एक्चुअल में खर्चा सर इतना नहीं लग रहा है। फिलहाल हम मान के चलते फ्लोटेशन कॉस्ट 0 है, तो हमारा 10 डिवाइडेड बाय 90 रुपये का नेट प्रोसीड हुआ। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है तो आपने 90 दिया, 90 मैंने लिया, तो नेट प्रोसीड्स भी 90 है, ठीक है। तो अब हमारी कॉस्टिंग कितनी आई? 11.11%। यानी कि मैं अगर कंपनी जब मार्केट में बॉन्ड इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, 90 रुपये लेके 11 रुपये 10 रुपये दे रही है, इसका मतलब खर्चा कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 90, 11.11%। 11.11% इज द कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन क्या सही में हमारा खर्चा 11.11%, 11.11% होगा क्या? नहीं सर। जो ये 10 रुपये है जो हमारा खर्चा हुआ है इंटरेस्ट देने में, इस पे अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 50% है तो हमको टैक्स में बचत भी होगी। ये मैंने आपको ऊपर में समझाया था कैसे 5 करोड़ का फायदा लाके दिया था मैंने। टैक्स में बचत होगी, कितनी बचत होगी? 50% की बचत होगी, तो उस 50% को भी कंसिडर करना जरूरी है। सो 50% से बचत होगी तो 50% से आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, तो 11.11% की जगह आपको कितना दिखेगा यहाँ पे सर? 5.55% ऐसा। आई बात समझ में? और ये कैसे निकाला जा सकता है? फाइनली द फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस, ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय द नेट प्रोसीड्स। और नेट प्रोसीड्स मतलब मार्केट प्राइस या इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट। सो इंटरेस्ट की अमाउंट 10, नेट प्रोसीड्स हमारे इसमें 90, 1 माइनस 0.50 अगर आप करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 90 और ये आएगा 5.55%। खत्म। इतना सिंपल है। आई बात समझ में? सो आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। कूल। अब मैं आपको आगे समझाता हूं कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे निकाला जा सकता है। रिडीमेबल होने का मतलब क्या है? इररिडीमेबल का मतलब क्या था कि यहाँ पे वो शुरू करना, डिबेंचर मैंने यहाँ पे इशू किया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और ये चलता ही गया, खत्म ही नहीं हो रहा सर, खत्म ही नहीं हो रहा। ये इररिडीमेबल है, यानी कि परपेचुअल लाइफ है। लेकिन जब रिडीमेबल होता है तो कुछ मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि कभी ना कभी उस बॉन्ड ने, डिबेंचर ने खत्म हो जाना है। खत्म हो जाना है तो सर उस दिन हमको हमारा पैसा वापस मिल जाएगा और उसके बाद हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो लेट्स से हम दोनों इन्वेस्टर ने मिलके एक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, जिस कंपनी के डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स इस तरह से थे सर। फेस वैल्यू थी 100 रुपये, मार्केट प्राइस थी 90 रुपये, कूपन रेट था 10%, मैच्योरिटी पीरियड जो था जिसको हम लाइफ बोलते हैं उसको हम टी यानी कि टर्म के नाम से जानेंगे, वो है 5 ईयर्स। सो ध्यान देंगे। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया सर? 90 रुपए का। अब आपको हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट का मार्केट प्राइस या इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट आपको मिलता है कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू।
सो कूपन रेट आपकी 10, 100 पे लगेगा 10%, तो 10 रुपये यहाँ मिलेंगे, 10 यहाँ मिलेंगे, 10 यहाँ मिलेंगे, 10 यहाँ मिलेंगे और 10 यहाँ मिलेंगे। इतनी बात तो आप समझ रहे हो कि आपको हर साल 5 साल तक 10-10 रुपये मिलते जाएंगे। ठीक है सर, आपने समझ गया। 5 साल के एंड में क्या होगा, आपको अपनी फेस वैल्यू वापस मिलेगी। जब आपके पास में पैसा वापस आ जाएगा तो मैं प्लस साइन लिख रहा हूँ, आपके जेब से पैसा जा रहा है तो मैं माइनस साइन लिख रहा हूँ। इसके अलावा कहीं कैश का कोई भी फ्लो हो रहा है क्या, देखो और मुझे बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा सर। अगर यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है तो माइनस करो 90 में से और उतनी अमाउंट लो, ठीक है। अब कंपनी के एंगल से अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतनी ही कॉस्ट लग रही है, इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं लग रही, ये कैश फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। सो अब ऐसे केस में सर बताओ कि हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे निकालें। बेटा दो ही पॉसिबिलिटी, दो ही मैं आपको सोर्सेस बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपके जेब से जब पैसा जा रहा है उसके बाद जब जब पैसा आ रहा है वो न्यूमरेटर में ले लो, डिनोमिनेटर में जब जब पैसा जा रहा है वो ले लिया आपने। तो एक सिंपल सा जो तरीका है वो इस तरह से, मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 90 रुपये का, ठीक है। मुझे हर साल कितना मिला, 10 रुपये, ठीक है। ये हर साल मिला। मैंने इस पे क्या लिखा, आप मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, हर साल सिर्फ 10 रुपये मिला क्या आपको, नहीं सर। आपको आपके 100 रुपये भी वापस मिले, ठीक है, आपको आपके 100 रुपये भी वापस मिले। लेकिन अब अगर ध्यान दोगे आप तो आपका फ़ायदा दो जगह पे आपको दिखेगा। आपको ये वाला तो फ़ायदा दिख ही रहा है हर साल का, क्या आपको इन दोनों के बीच का फ़ायदा दिख रहा है। 90 दे के कितने वापस ले रहे हो, 100। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये भी तो आपकी इनकम हुई। इसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन, ठीक है। सो मैं कैपिटल गेन लेता हूँ। सो वो कितना और कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 100 माइनस 90 यानी कितना, 10 रुपये। लेकिन ध्यान देंगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको 10 प्लस 100 माइनस 90 यानी 10 प्लस 10 20 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो 10 रुपये है ये 5 साल की फिगर है। 5 साल की फिगर को 1 साल की फिगर में ऐड नहीं कर सकते। सो इसको हमको हर साल की फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये 5 साल का कैपिटल गेन था तो मैंने 5 साल से डिवाइड कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हर साल की फिगर है। सो ध्यान देंगे वापस से, 10 रुपये का कूपन अमाउंट हर साल मिल रहा है प्लस 2 रुपये का कैपिटल गेन ऑन एन एवरेज हर साल मिल रहा है। 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये करते करते 10 रुपये हुए ना आखिरी में, डिवाइडेड बाय 90। हर साल का इंटरेस्ट, हर साल का कैपिटल गेन, टोटल मिला के 12 डिवाइडेड बाय 90 ले लो आप, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया हुआ, हाँ है ना, यहाँ पे है ना। ध्यान देंगे, हर साल का 10 रुपये प्लस हर साल का 2 रुपये 12 और इन्वेस्ट कितना किया 90, तो कितना होना चाहिए रिटर्न सर, 13.33%, ठीक है। ये आपका रिटर्न है जिसने इन्वेस्टमेंट किया। और खर्चा किसका है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका है, जिसने पैसा इस्तेमाल करके ये पैसा दिया। मैंने 90 रुपये लिया साहब आपसे, मैं 90 रुपये इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको दिया कितना सर, 10 रुपये हर साल। और कैपिटल गेन में 5 साल में कितना दिया मैंने, 10 रुपये, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, हर साल कितना दिया मैंने ऑन एन एवरेज, कहाँ जाएगा, 2 रुपये। अगर ये हर साल की कॉस्ट है, ये हर साल की कॉस्ट है, तो ये जो परसेंटेज निकला ये भी तो पर ईयर निकलेगा। 13.33% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। अभी भी सर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, फॉर्मूला यहाँ पे मैं डिराइव नहीं करूँगा। क्यों, एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.33% है। क्या ये बात सही है, गलत। क्यों, क्योंकि सर ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इंटरेस्ट हमने न्यूमरेटर में कंसिडर किया है, ये इंटरेस्ट पे हमको टैक्स सेविंग होती है। यही 10 रुपये जो हर साल मैं दे रहा हूँ वो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस ऐड करूँगा, जिससे मेरे को बचत होगी। एक सेकंड ना, जिससे मेरे को बचत होगी टैक्स में। सो आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे बनता था वो इस तरह से था,
इंटरेस्ट पर ईयर प्लस कैपिटल गेन पर ईयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। लेकिन अब जो बनेगा वो ये है, और अच्छा उसको भी कैसा लिखा था हमने दूसरे तरीके से, इंटरेस्ट प्लस, इंटरेस्ट भी मतलब उसको कूपन ले लो, कूपन प्लस कैपिटल गेन कैसा आया था रिडम्पशन वैल्यू जो थी आपकी 100 रुपये वापस मिल रहा था, माइनस आपने इशू प्राइस किया था, ठीक है, यानी कि मैं नेट प्रोसीड्स लेता हूँ, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द बॉन्ड 5 साल, तब जाके 2 रुपये आया था, और डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड करोगे। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? अब मैंने बोला था कि इसमें टैक्स सेविंग इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, कूपन रेट 1 माइनस टैक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी हमने वही फॉर्मूला लिया था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, वही कूपन या इंटरेस्ट एक ही बात है, ठीक है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि लाइफ, एंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। ये आपका फॉर्मूला बनता है आगे का, बेहतर फॉर्मूला है। कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका, ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है इस पूरे इक्वेशन का, ठीक है। इतना पार्ट डिनोट करता है, मैं आपको दूसरे पेन से समझाता हूँ, हाँ, इतना पार्ट डिनोट करता है कूपन अमाउंट, और इतना पार्ट डिनोट करता है कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन, दोनों इनकम है आपकी, और ये वाला पार्ट डिनोट करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो इस तरह से आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने सिलेबस की। ये है लॉजिकल फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी ऊपर में दिया, ये वाला लॉजिकल फॉर्मूला, एवरेज आउट करना। लेकिन एवरेज आउट का हमारे सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, और वो कैसा है, बहुत ही सिंपल। न्यूमरेटर देखना सेम रहेगा आपका, कूपन अमाउंट 1 माइनस टैक्स का रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय, यानी कि न्यूमरेटर तो मैंने सेम लिया, अगर आप ध्यान देखोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, डिनोमिनेटर में फ़र्क है। डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा। जब एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है जो सिलेबस के हिसाब से। अब ये थोड़ा इलॉजिकल है, ये मैं आपको अपफ्रंट बताता हूँ, क्योंकि ये जो रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स करने का जो लॉजिक है वो कतई सही नहीं बैठता प्रैक्टिकल लाइफ में, और कोई भी ऐसा नहीं करता इस्तेमाल इसको। उनका क्या लॉजिक है जो यूज़ करते आ रहे हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। हम क्या करते हैं ना इंडिया में, बाहर से माल उठा के, मतलब कंटेंट उठा के लाते हैं और अपने यहाँ पे छाप देते हैं। हम लॉजिक नहीं लगाते, हम ये नहीं देखते कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल कर रहे कि नहीं कर रहे। हमारी इंस्टीट्यूट ने भी वैसे ही किया और ये फॉर्मूला वैसे का वैसा उठा के डाल दिया। इसका लॉजिक क्या है ये मैं बताता हूँ, जो कि आपको लॉजिक भी लॉजिकल लगेगा। ये टाइमलाइन है, हम यहाँ पे कैश फ्लोज कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 90 रुपये गया, मुझे यहाँ पे 100 रुपये आया, यानी कि ऑन एन एवरेज मेरा पूरे टाइम में, मान लो आधा साल ले लो, 5 साल को 2.5 साल में डिवाइड कर दो, तो मेरा 2.5 साल में 90 रुपये लगा रहा और 2.5 साल में 100 रुपये लगा रहा। 2.5 साल में 90 रुपये गया और 2.5 साल में 100 रुपये आया, यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट था वो है 95, यानी इन दोनों के बीच की फिगर 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, इशू प्राइस या रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाई 2। एवरेज आउट कर दिया आपने, दोनों को हाफ हाफ कर दिया, आप पूरे टाइम 90 नहीं पकड़ रहे। सो ये लॉजिक है, थोड़ा बैठता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन सर मार्क्स चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैंने ये भी बता दिया कि चलो ठीक है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम करते हैं फाइनल। ये है आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ देख लो, चलो एक बार संतुष्टि दिख रहा है यहाँ ना इन लोगों ने यार आई डालना तो 1 डाल दिया, यहाँ होना चाहिए था आई।
सो आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, क्योंकि टैक्स सेविंग होती है इसलिए टैक्स माइनस कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय 2, उसका भी लॉजिक बैठता है। सॉरी एन मैंने अपने फॉर्मूले में टी दिखाया था, आपको एन लिखा है यहाँ पे, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मीनिंग समझना चाहिए। और आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना तो कि क्या लॉजिक है क्या नहीं है। फाइनल क्वेश्चन है, इसको हम कॉस्ट ऑफ डेट जब भी पूछा जाएगा आप डिसाइड करोगे कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। जब भी रिडीमेबल की बात आई तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, या आप लिखो कूपन, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम लिखो या एन लिखो, और डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये समझ के चलता हूँ। ये 2 फॉर्मूलेज आपको समझ में आ चुके हैं, इस पे ही हम क्वेश्चन देखेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आगे अगले वाले पॉइंट पे। हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक ज़रूर देखिए। उसके अंदर में प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं ये दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं ये दिया हुआ है, और उसी के हिसाब से अगर मैं आपको फॉर्मूला बना के बताऊं तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है, आप कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो ध्यान देना। द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल, कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग रिलेवेंट कैश फ्लोज। किसको डिस्काउंट कर रहे हो आप, प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप, रिलेवेंट कैश फ्लोज की, यूजिंग IRR मेथड। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ ये तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। पहले टाइमलाइन निकाल लो। कभी भी अगर प्रेजेंट वैल्यू मेथड से आंसर निकालना पड़ा, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ा, टाइम लाइन निकाल लो। यहाँ पे आपका कैश आउटफ्लो कितना हुआ ये पता कर लो। ठीक है, फिर आपको होगा कूपन का इनकम, कूपन का ये जो आपको होगा इनकम, यहाँ पे आपको पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, और यहाँ पे भी आपको रिडम्पशन वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको अगर रिडम्पशन वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ तो इशू नेट प्रोसीड्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया और इंटरेस्ट आया। अब ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का टॉपिक देखा है तो आपको अब समझ में आ जाएगा। करना क्या है, बहुत ही सिंपल, आपको निकालना है कि IRR क्या है। एंड IRR का मतलब होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, COF और CIF। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आपके पास सिर्फ एक ही आउटफ्लो है, वो है नेट प्रोसीड्स। ठीक है, उसके अलावा कहीं आउटफ्लो है नहीं है सर। इनफ्लो में आपके पास में 2 तरह के इनफ्लो है, इंटरेस्ट की अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको, और रिडम्पशन वैल्यू भी आपका इनफ्लो है, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सो 2 चीज़ें, इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्योंकि इंटरेस्ट 5 बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने एन्युटी फैक्टर लिया है, और रिडम्पशन वैल्यू एक ही बार रिपीट हो रहा है तो मैंने एक ही बार प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया। अब करना ये है, ये आपका बन गया फॉर्मूला। आप सिर्फ ये वाली साइड लो, एक रेट लो, उससे डिस्काउंटिंग करके देखो वैल्यू कितनी आती है। लेट्स से हमने यहाँ पे ली 90, आपने एक रेट लिया, अब मेरे को इसमें ठीक है, आपने एक रेट लिया लेट्स से 15%, और आपने डिस्काउंटिंग करके देखी और उसकी वैल्यू आई 85 नेट प्रोसीड्स। 15% की कॉस्ट पे नेट प्रोसीड कितना आ रहा है, 85। हमको नेट प्रोसीड कितना चाहिए, क्योंकि IRR अगर निकालना है तो कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो मैच करना चाहिए, और हमारा कैश आउटफ्लो है सर 90 का, 85 का नहीं है, यानी कि हमको थोड़ी ज़्यादा चाहिए प्राइस। तो रेट जो 15% का लिया था वो गिराना पड़ेगा। सो आपने ये 15% यूज़ करके 85 की वैल्यू निकाली। आप एक काम करो, 10% यूज़ करो, और लेट से अब वैल्यू आती है 95। मान लो, मैं फ़िलहाल ऐसे ही लेके चल रहा हूँ।
यानी कि 15% पे 85 आई नेट प्रोसीड्स और 10% पे 95 आई नेट प्रोसीड्स, यानी कहीं ना कहीं इन दो वैल्यूज के बीच में 90 रुपए की वैल्यू है जो मुझे चाहिए। मुझे कितना चाहिए? 90। क्यों चाहिए? क्योंकि आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो करना है। आउटफ्लो कितना? 90, और मुझे 90 चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 90 लाना है यानी इन दोनों के बीच में है 85 95 के, यानी कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इन दोनों के बीच में, 15 और 10 के बीच में। अब आपको यहाँ पे जो मेथड यूज़ करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। ये भी मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में डिस्कस किया हुआ है। इंटरपोलेशन को यूज़ करके अब आप केडी निकाल सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर होगा। एग्जैक्टली कैलकुलेशन और फिगर्स के साथ जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब मैं आपको वापस से सारी प्रोसीजर समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लीजिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी टाइम टेकिंग पार्ट। अभी मैं अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहूँ तो फिर उसमें मेरा आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ पे एक वेग सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको आधा घंटा वेस्ट करके बताऊंगा। इससे अच्छा मैं जब क्वेश्चन लूँगा तो क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसमें। सो ये क्वेश्चन के साथ में देखिएगा, ठीक है। ये केडी निकल गया, आपका काम खत्म। ये रिडीमेबल डिबेंचर के केस में ही ज़्यादा काम आएगा, ओके। तो अब आपको ये समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स? अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अमोर्टाइज करना यानी कि जो खर्चा होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल रखने के लिए मैं कैलकुलेशन को 5 साल का बॉन्ड है, फेस वैल्यू 100, लेट्स से इशू प्राइस 100, ठीक है। कूपन रेट 10%, ईजी रखने के लिए मैं ऐसे रख रहा हूँ इसको। टाइम 5 साल। अब ध्यान दो कितना इशू किया गया सर? 100 रुपये। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आपको कंपनी पहले साल 10% के हिसाब से आपको 10 रुपये का तो आपको वो देगी इंटरेस्ट, लेकिन ध्यान देना, लेकिन आपको प्रिंसिपल का भी कुछ अमाउंट वापस देगी पहले ही साल में। सो लेट्स से प्रिंसिपल का उन्होंने 20 रुपये लौटा दिया, बैलेंस कितना बचा हुआ है? 80 रुपये। 100 में से 20 लौटा दिया। अगले साल जो आपको कूपन मिलेगा वो 10% मिलेगा 80 पे, यानी कि 8, और फिर आपको 20 रुपये लौटा दिया जाएगा। अब बैलेंस कितना बचा? 60। अगले साल जो आपको कूपन मिलेगा वो 60 जो बैलेंस अमाउंट है उस पे, क्योंकि उतना ही पैसा कंपनी ने अगले साल यूज किया तो उतने पे ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। तो अगले साल आपको 6 मिला और 20 का वापस रीपेमेंट। अब आपके पास कितना? 40। ऐसे करके आप फिर से यहाँ पे 4 आया, 20 आया, और यहाँ आया 20, यहाँ आया 2, यहाँ आया 20, अब बचा 0, हो गया। पुराने प्रॉब्लम में सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। 100, 10, 10, 10, 10, 10 और 100, सारा का सारा 100 रुपए एक साथ 5वें साल के एंड में दिया गया था। जब अमोर्टाइजेशन होता है तो धीरे धीरे हर साल आप प्रिंसिपल का भी अमाउंट देते जाते हो, और क्योंकि आप प्रिंसिपल का अमाउंट वापस देते जा रहे हो तो आपका जो खर्चा है इंटरेस्ट का वो हर साल कम होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास अब इस्तेमाल करने के लिए कम पैसा है। नए वाले ये जो पुरानी वाली सिचुएशन थी उसमें हर साल 100 रुपए थे आपके पास में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए हर साल 100 रुपए पे 10% देना पड़ा। अब मेरे पास हर साल 100 रुपए नहीं, तो हर साल में 10% 100 रुपए पे क्यों दूं? ये बात थी, ठीक है। तो ये होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। क्वेश्चन ये आता है सर, ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करना? बहुत ही सिंपल। आपको पहले साल का आउटफ्लो 100 रुपये दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सो जीरो टाइम पे तो 100 रुपये था। पहले साल आपको कितने रुपए मिले? 30। दूसरे साल 28, फिर 26, फिर 24 और 22। ये आपके कैश फ्लोज है अलग अलग ईयर्स के। आप एक रेट पकड़ो, लेट से 15%, और डिस्काउंटिंग करो कैश इनफ्लोज को, और आपको पता चला कि डिस्काउंटिंग करने पे 90 आ रहा है। चाहिए कितना? 100 रुपये। ज़्यादा चाहिए तो रेट कम कर दो, 10% पे लेट से 110 आ रहा है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 100 रुपये है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ डेट है। इंटरपोलेशन यूज़ करो और आपको केडी निकल जाएगा।
सो अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड और ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों में एक ही मेथड यूज होती है, वो है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। थोड़ा सा इस अमोर्टाइजेशन वाले केस में कैलकुलेशन आपके बढ़ जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये एक तरीका है, इसको भी मैं प्रॉब्लम के साथ में समझाऊंगा। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, C1 यानी कि कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD, यानी कि डिस्काउंटिंग कर रहे हो। कैश फ्लो फॉर सेकंड ईयर C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD टू द पावर 2 आना चाहिए था यहाँ पे, और ऐसे कैसे कर करके आप निकालोगे। प्रॉब्लम के साथ हम उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लास्टली मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन हाउ यू विल एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। Now it is very easy to calculate the cost of convertible debenture because it is similar to how we can calculate the cost of redeemable debentures. So redeemable debentures का जो फॉर्मूला था ना आपका पहले वाला, वो ही है और कुछ भी नहीं है। मैं और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होता है इसके लिए मैं आपको सेपरेट लेक्चर दूंगा, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होता क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स और आते हैं, ठीक है। सो उसमें हम सेपरेटली समझेंगे। तो फिलहाल सिर्फ ऐसा रहता है, तो इसमें अलग से कोई फार्मूला नहीं है, वही पुराने फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। कितने फार्मूले हमने सर देख लिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और कहानी खत्म। सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला देखा, रिडीमेबल इररिडीमेबल है तो KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, और ये है दूसरा फार्मूला, ठीक है। KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, एंड देन डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। दो फॉर्मूले आपके मैक्सिमम टाइम यूज होंगे आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे। और एक आखिरी मेथड थी आपकी प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो कि आपके IRR में या फिर आपके अमोर्टाइजेशन में भी काम आएगी। कन्वर्टिबल बॉन्ड में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कन्वर्टिबल बॉन्ड में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अगले वाले प्रॉब्लम से शायद अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया, थेरी समझ लिया सर, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ डेट पे है, कम से कम पहले 1, 2, 3 जो यहाँ पे दिए हुए, और बाद में मैं 1, 2 आपको और लूँगा, आपके लिए और क्वेश्चन लूँगा अमोर्टाइजेशन और प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन मेरे शुरू करने के पहले आप कंप्लीट कर लो और फिर आंसर्स को चेक करो। यू विल गेट बेटर अप्रोच टू स्टडी द इंटर FM, एंड आई गारंटी कि आखिरी तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम, बट प्लीज़ फोकस ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेशन से ही बैठना। बाय बाय फॉर नाउ।